दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो सफ़र हिंदुस्तान में। ये कहावत है कि सबसे पहले हमें हमारा घर साफ़ करना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम हमारे देश को साफ़ करने के बारे में सोचेंगे। मेरी जड़ महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के एक छोटे शहर जिसका नाम खेड़ है, और ये खेड़ जो शहर है ये शहर जाना जाता है इसके इमिग्रेशन के लिए। काफ़ी साल पहले जब बम्बई में मिलें हुआ करती थी तो काफ़ी सारे लोग खेड़ और इसके आसपास के परिसर से लोग बम्बई में जाके मिलों में काम करना शुरू किए। फिर कुछ वक्त के बाद वो मिलें बंद हो गई बम्बई में, और उसके बाद वहाँ पर पब्स खुलने शुरू हुए। तो वो लोग वापस कभी खेड़ मुड़कर नहीं आए। उनके बच्चे बम्बई में ही पले बड़े, लेकिन वो वापस खेड़ आने का कभी सोचे नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं होने का कारण मैं सोचा क्यों ना यहाँ के जो विधायक है योगेश कदम जी, उनसे पूछा जाए। तो आप मेरा पहला वाला इंटरव्यू देख सकते हैं जिसमें योगेश कदम जी को पूछा मैंने कि यहाँ रोज़गार क्यों नहीं है। उनके जो पिताजी है रामदास कदम जी, जो कि मेरे बचपने के, मेरे पैदाइश के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने काफ़ी साल 1990 से लेकर तकरीबन 2014 तक उन्होंने खेड़ इस एरिया में वो विधायक करके थे, मंत्री भी बने, लेकिन यहाँ रोज़गार पैदा नहीं हो सका। तो रोज़गार निर्माण नहीं हुआ, ये तो हमें खेड़ की दशा बताती है। लेकिन फिर भी यहाँ खेड़ इस शहर की आबादी तकरीबन 17 से 20 हज़ार के आसपास लगभग है। तो आइए पूछते हैं खेड़ के जो नगर अध्यक्ष है, जो खेड़ की नगर पालिका के जो नगर अध्यक्ष है, और वहाँ के जो नगर सेवक है, इनसे पूछते हैं खेड़ शहर क्या है। तो आइए मिलते हैं हमारे नगर अध्यक्ष जी से, वैभव खेड़ेकर जी। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारे शो सफ़र हिंदुस्तान में। पहले तो हमें ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा। क्या आप खेड़ से हैं? हाँ, आपका सरनेम ज़रूर खेड़ेकर लगता है, लेकिन आपकी पैदाइश यहाँ की है। क्या आप यहाँ के हैं? जरूर, मेरी पैदाइश खेड़ की है। अच्छा। मैं तो इन गलियों में पला और बड़ा हूँ जी। और शुरू से मैं यहाँ से अपना सोशल काम करते करते मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ जी। तो मेरा लगाव, मेरी पहचान और मेरा जन्म सब इसी मिट्टी से है। अच्छा। तो मैं यहाँ मैं खेड़ का हूँ, मेरा नाम भी खेड़ेकर है। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता। मैं सोचा था आप नगर अध्यक्ष हैं। मैं तो अपने खुद को कार्यकर्ता ही समझता हूँ। अच्छा। नगर अध्यक्ष, मैं कुछ बड़ा नेता हूँ, ये सोचने वालों ने खेड़ की क्या हालत की है, अच्छा, ये आपके समझ में आई होगी। अच्छा। अगर कार्यकर्ता से रूप में अगर देखेंगे तो ये काम हो सकता है, ये मेरी धारणा है। अच्छा। वैभव जी, आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कौन से बंगले में रहते हैं? आप कौन से, आपके पिताजी बड़े यहाँ के नगर अध्यक्ष या कुछ विधायक थे? आपकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए। मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा। मेरे घर में कोई ये ग्राम पंचायत का कोई सदस्य भी नहीं है। अच्छा। मेरी माँ इधर टीचर थी, मेरे पिताजी मुंबई में बीएसटी में काम करते थे, और मेरा कोई बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिकल इसमें नहीं है। अच्छा। फिर भी मेरी एक लगाव था मेरे में कि एक सोशल काम करने का। अच्छा। वो खींच के लेके मेरे को ये पॉलिटिक्स में लाके खड़ा कर दिया। मैं इन्हीं गलियों में पढ़ा बला हूँ। अच्छा। और इधर से मेरा इधर का सोशल एक्टिविटी शुरू हो गया, और मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ। मैं तो छोटा कार्यकर्ता था, आज भी छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे घर में कोई बड़ा आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है। ये मेरे इधर के लोगों के लगाव से और प्यार से मैं इधर तक आ गया हूँ। थोड़ा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताइए कि आप किस परिस्थिति में पले बड़े, कि आप स्कूल कॉलेज तक पढ़ाई किए, या फिर आपकी फाइनेंशियल, पहले पॉलिटिक्स में जब आए तो आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग कहाँ से थी, जो पैसे की लगावट जो लगती है? मैं तो जिला परिषद के स्कूल में बड़ा हूँ। अच्छा। मैं तो किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। मेरा तो उससे आगे का मेरा जो पढ़ाई है वो भी इधर के स्कूल में हुआ 10वीं तक। कॉलेज भी मेरा इधर ही हुआ। अच्छा। और
मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ना ही मेरे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना ही मेरे पास पैसा था। मेरे पास एसेट थी, लोगों की काम करने की इच्छा, ये मेरी एसेट थी। अच्छा। और मैं काम करता गया और इसी वजह से मैं इधर तक आ गया। मेरे पास ना फाइनेंशियल है, ना मेरे पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सब अच्छा। मेरा एकदम यानी कोई व्यवसाय नहीं था आप हाँ, यहाँ आने से पहले? व्यवसाय कुछ कोई नहीं। बड़े बिल्डर या फिर? नहीं, मैं कुछ कोई बड़े घर का आदमी नहीं हूँ। अच्छा, यानी मेरे को विरासत में कुछ मिला नहीं है। अच्छा, हाथ पैर मार के आगे बढ़े। हाथ पैर मार के मैं आगे गया हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये है इनका बैकग्राउंड। लेकिन पूछते हैं कि इन्होंने MNS जो राज ठाकरे जी की पार्टी है, इनमें इनकी कैसे बढ़ती हुई? इससे पहले क्या ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे? तो बताइए। नहीं, मैं तो शुरू से ही बाला साहब ठाकरे का उनको मानता था। अच्छा। और वो शिवसेना से मेरे को लगाव था। जब मैं स्कूल में था, जब से बाला साहब ठाकरे मेरे लिए बहुत बड़े आदमी थे। यानी रामदास कदम जी आपके नेता थे? हाँ, वो साहब रामदास कदम मेरे नेता थे। और शिवसेना से मेरा काम शुरू किया। उनकी एक स्टूडेंट विंग थी। अच्छा। तो उसी में मैंने काम किया और बहुत बड़े इधर आंदोलन किए मैं, बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए। और उधर से फिर पूरा ज़िले का काम मैं देखता था। अच्छा। वैसे तो मैं तालुका लेवल से शुरू किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल ये रत्नागिरी जिला? रत्नागिरी बिल्कुल। तो बहुत लोगों को भूमिपुत्र जो इधर के, उनके लिए मैं रोज़गार के लिए, आप जब भी अपने इंट्रोडक्शन में बोले थे रोज़गार, अच्छा, तो उसी बारे में मैं रोज़गार के लिए उनके इधर भूमिपुत्रों के लिए मैं लड़ा था। और उधर मेरे ऊपर चार्ज भी हुए थे, मेरे को जेल भी हुई थी। तो ये मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। अच्छा। और 2006 में जब से, और मेरे स्टूडेंट विंग के नेता थे राज साहब ठाकरे। अच्छा। तो उनके छत्रछाया में मैं काम करता था। तो उन्होंने जब शिवसेना पार्टी छोड़ी तो मैंने भी तुरंत छोड़ दी, उनके पीछे मैं खड़ा रहा। और मेरे साथ में मेरे इधर अभी बैठे कारपोरेटर जी, भूषण जी के लिए, वो भी मेरे साथ थे। अभी ये इधर एक कारपोरेटर बैठे, उनके शोहर भी इधर हमारे साथ में थे। तो ये बना कि हमने शुरुआत में राज साहब ठाकरे के पीछे हम खड़े रहे। जब पार्टी का नाम भी नहीं था। अच्छा। तो वो 6-7 महीना हम लोग राज समर्थक करके रहे जी। और उसके बाद में पार्टी बनी। अच्छा। तो ऐसा कुछ हमें मिले या कुछ हमें चाहिए, इसलिए हम लोग राज ठाकरे के पीछे खड़े नहीं रहे। राज ठाकरे के साथ में हमारा लगाव था। अच्छा। तो इसीलिए ये सब एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। तो 2006 से जब से पार्टी बनी है, तब से हम लोग MNS का काम इधर कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि खेड़ नगर पालिका जो है, ये नगर पालिका के नगर अध्यक्ष कौन से साल में बने, कितने साल से ये पद पर है, और कितने नगर सेवक आपके MNS से है, या फिर ये युति से आप बने हैं? थोड़ा समझाइए, ये नगर पालिका कैसे चलता है, नगर अध्यक्ष कैसे बनते हैं? 2007 में मेरी पहली यहाँ चुनाव हमने लड़े। 2007 में जी। 2007 में हमने MNS, हमारा पार्टी का कोई सिंबल भी नहीं था, खाली हमारा झंडा था। अच्छा। तो वो टाइम हमने सीटी निशानी लेके हमने इधर इलेक्शन कैंपेन किया और हम अलग से लड़े थे। मेरे 17 कारपोरेटर का यहाँ ये काउंसिल है। यानी MNS के 17 नहीं, टोटल 17 है। टोटल आपके नगर पालिका में 17 नगर सेवक हैं? हाँ, तो 17 जगहों पे मैंने कैंडिडेट खड़े किए थे MNS के। तो वो टाइम पहले ही टाइम में मेरे 4 कारपोरेटर चुन के आ गए थे 2006 में, 2007 में। 7 में। अच्छा। और आफ्टर इलेक्शन हम लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी और मनस से करके हमने यहाँ सरकार बनाया था। अच्छा। और वो सरकार में हमारा पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ था। अच्छा, MNS का वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी का था जी। तो ऐसे हमने अलायंस वहाँ बनाई थी। तो 2007 से 2011 तक वो सरकार अच्छी तरह चली। उसके बाद में MNS का सिंबल आ गया। हाँ। तो रेलवे इंजन सिंबल था। वो 2011 में हमने वो इलेक्शन कैंपेन किया जी। और वो टाइम पूरी जनता ने मेरे पास बहुमत दिया। मेरा
9 सीट निकल के आया अच्छा और पूरे 100% बहुमत में हमने सरकार बनाई और 2011 में 2011 से 2016 तक। और वहाँ हमने पूरी सरकार चलाई। वहाँ 2 नगराध्यक्ष मैंने बनाए। वो तो टाइम आरक्षण था, तो वो आरक्षण में 2 लेडीज़ 2.5 साल के लिए MNS के महीने। और आप अध्यक्ष थे MNS? नहीं, हाँ, मैं वो अध्यक्ष था जिले का जी। तो वो सरकार हमने बनाई, चलाई, बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ का डेवलपमेंट किया। उसके बाद 2016 में यहाँ इलेक्शन हो गया और 2016 में यहाँ जनता में से इलेक्शन लड़ने का था। जनता में से जनता चुनने वाली थी नगराध्यक्ष को जी। तो वो टाइम मैं वो इसमें खड़ा हो गया। अच्छा। और फिर वो टाइम हमारी युति हो गई, हमारी अलायंस हो गई, हमारी आघाड़ी हो गई राष्ट्रवादी से, और राष्ट्रवादी और हमने मिलके चुनाव लड़ा। अच्छा। तो वो टाइम भी हमारे सरकार यहाँ बनी। वैसे जो कैंडिडेट चुन के हमारे कम आ गए, 7 आ गए। और यानी राष्ट्रवादी और मनसे के मिलकर 7 आए। 17 में से 7 आए और मैं 8वां था। अच्छा। और मैं नगराध्यक्ष पूरे सिटी ने मेरे को चुन के दिया। अच्छा। तो ऐसी सरकार हम लोग अभी 4.5-5 साल, पौने 5 साल हो गया, अभी 1-2 महीना रहा है मेरा। तो ये साल में भी हमने अच्छा सरकार चलाया, अच्छा डेवलपमेंट खेल का किया। तो आइए जानते हैं, अगर 7 आपके मनसे और राष्ट्रवादी के मिलाप से आपकी सरकार तो नहीं बन सकी, लेकिन आप नगर अध्यक्ष करके, तो फ़र्क कितना होता है, मुश्किलें कितनी होती है जब आपके नगर सेवक कम हो, यानी अगर आपकी वहाँ बहुमत नहीं है लेकिन आप नगर अध्यक्ष हो? बराबर। नहीं, तकलीफ तो होती है काम करने के लिए, डेवलपमेंट। अपने जो दिमाग में जो सोच होती है, ये सिटी को किस तरह मैं सजाऊँ, वो अगर मैं वो हमारे मीटिंग में रखूँ, हमारे जनरल मीटिंग उसमें रखूँ, और वो पॉलिटिकल एंगल से बहुमत के जोरों से अगर वो कारपोरेटर उसको रोक लगाए, तो अपना जो विजन रहता है वो थोड़ा सा अधूरा रहता है। ये 5 साल में थोड़ा ये हुआ, रोक टोक थोड़ा हुआ, ये पॉलिटिकल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। और मैं तो चुन के आया था सिटी में से, पूरे लोगों ने मेरे को वोटिंग किया था। तो मैं सोचा था कि हर कारपोरेटर का एरिया में काम हो जाए और डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अलग शिवसेना वाले सोचते थे मेरे कारकिर्दी में, मेरे ये कारकिर्दी में ये इनका काम हो जाए तो इनको उसका क्रेडिट मिलेगा। अच्छा। तो 5 साल में इन्होंने खाली रोकने का काम किया, नगर पालिका का कोई या सिटी का कोई डेवलपमेंट सोचा नहीं जी। फिर भी गवर्नमेंट ने 2019 में एक बिल लाया था जी, नगराध्यक्ष करके मेरे को कुछ 15% का अधिकार दिया था। तो उसमें हमने बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ की। मैं CSR फंड लाया और मैं ये सिटी का नगराध्यक्ष हूँ। चुन के आने के बाद मेरे कोई पार्टी नहीं रही थी, मैं खेड़ के लिए काम करता हूँ, हर किसी का मैं हूँ। ये सोच से हर पार्टी का नेता के पास में गया और उनके पास से मैं खेड़ के लिए मेरे को पैसा दे दो, निधि मांगा, और वो निधि लेके मैं बहुत सारी यहाँ डेवलपमेंट मैं किए। अच्छा, तो दोस्तों अब हमारे साथ नगर अध्यक्ष के साथ बैठे हैं तौसीफ खोज जी। आप कौन से पार्टी से हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। और आपका थोड़ा परिचय दीजिए हमारी जनता को। सॉरी तौसीफ जी, आपका एक बार आप खुद आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं तौसीफ खोत, मैं एनसीपी से कैंडिडेट था और 2016 के चुनाव में जीत के आया था। अच्छा। आपका? मैं भूषण जिगले, नगर सेवक गटनेता मनसे। मानसी चव्हाण, मनसेची आहे। जयमाला पाटणे, राष्ट्रवादी कांग्रेस। यानी 2 मनसे और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक हैं और 2 मनसे के नगर सेवक हैं। बिल्कुल मनसे के नगर अध्यक्ष इसीलिए क्योंकि वो अलग से चुन के आए हैं। और मैंने ज़रूर 2 शिवसेना के नगर सेवकों को भी मैंने आमंत्रित किया था
आप वहाँ 2 खाली कुर्सियाँ देखेंगे, वो शिवसेना के नगर सेवकों के लिए खाली थी। मैंने बहुत ही कोशिश किया, मैंने योगेश जी कदम जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी कहा कि आपके नगर सेवकों को यहाँ भेजिए, हम इंटरव्यू लेंगे, मिलजुल के पूछेंगे कि हमारे खेड़ नगर पालिका की अवस्था कैसी है, कौन इसके ज़िम्मेदार है, अगर अच्छा हुआ है और बुरा हुआ है तो फिर उसके ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन वो नहीं आए। मैंने बहुत ही आजीज़ी किया लेकिन वो बिल्कुल आने से हिचकिचाते रहे। तो कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू बिल्कुल लेंगे और हर मुद्दे आज इस विषय पे निकालेंगे। तो खेड़ ये ऐसा शहर है जहाँ मेरा बचपन गुजरा और ये खेड़ शहर को मैं आज बहुत साफ देखना चाहता हूँ। जिससे पहले सफ़र हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की टूर से पहले मैं अपने खेड़ साफ है या नहीं ये विषय की शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहूँगा, नगर अध्यक्ष जी को या फिर यहाँ के सीईओ है, इनको कोई तो अभी अवार्ड दिया गया था दिल्ली में। अब ज़रा बताएंगे वो किस बारे में अवार्ड था? वो हमारे खेड़ सिटी को GFC नामांकन मिल गया। अच्छा, गार्बेज फ्री सिटी। अच्छा, उनको मराठी में कचरा मुक्त शहर बोलते हैं। तो ये नेशनल लेवल पे हमको 20 तारीख को ये अवार्ड मिला। ये गए साल का अवार्ड है जो ये साल हमको मिल गया, 2021 का है। हाँ तो ये साल उनको सेंट्रल की टीम यहाँ आती है और उनका बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं जी। तो वो पैरामीटर में हम लोग खरे उतरे और वो नेशनल लेवल पे 36 नंबर है, 36 नंबर पे हमारा रैंकिंग आ गया। और वो कल हम उधर जाके उधर के अर्बन सचिव है गौरी शंकर मिश्रा, उनके हाथ से वो अवार्ड हमने लिया। पहले तो यहाँ परिस्थिति खूब यहाँ की डिफ़िकल्ट थी। आप गार्बेज के बारे में आप सोचेंगे तो एक मेंटलिटी थी लोगों की कि मेरा घर का कचरा मैं बाहर फेंकूँ। अच्छा, बाहर फेंको और वो म्यूनसिपाल्टी वाले उठा के लेके जाएंगे। तो ये मेंटलिटी में चेंज करने का काम हमने 4 बरस में किया जी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लोगों में जाके उनको समझा के आप अपना कचरा घर में ही रखो, अपना कचरा अलग से दे दो। अच्छा, ये सूखा और गीला कचरा अलग से दे दो। तो ये समझाने में हमको 2 साल लग गए। फिर वो लोगों में दिमाग में हम लोग अलग करके देंगे, लेकिन अलग करने के लिए हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। तो हमने इधर सिटी में हमारे 8000 घरों का हमारे घर है। तो हर घर में 2 यानी 16,000 डस्टबिन हमने हर घर में दिए। अच्छा, जो कि आज हमारे सफाई कर्मचारी है उठा के अपने गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डाल के अलग अलग करके वो अपने सेग्रीगेशन प्लांट पे जाते हैं। हमने 2 करोड़ का सेग्रीगेशन प्लांट लगाया समर्थ नगर में। उधर वो उसका सेग्रीगेट होता है, कचरा अलग होता है, जैसे पुट्ठा रहता है, कांच रहता है, लोखंड रहता है, पतरा रहता है। और जो कुछ बचा हुआ कचरा जो किसी की काम का नहीं है वो गैसीफायर में हम लोग जला लेते हैं। कहाँ पर? समर्थ में गैसीफायर उधर लगा है। अच्छा, और जो गीला कचरा होता है जैसे हमारा मंडई का रहता है, ये अपना फल मार्केटर का रहता है, जैसे कि होटल वेस्ट रहता है, जैसे कि मटन मार्केट का रहता है, वो गीला कचरा हम लोग बायोगैस में डालते हैं, उससे उसको प्रक्रिया होकर उससे गैस निकलता है। ये कहाँ पर है? ये हमारा जो हॉस्पिटल है खेड़ सरकारी हॉस्पिटल, वो नगर पालिका है, उसके पीछे हमने बनाया है। अच्छा, तो ये सारे पैरामीटर्स है। वो SDP प्लांट उसका बनाना पड़ता है, STP प्लांट बनाना पड़ता है, जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है। जो हमने जो सीवरेज वाटर रहता है वो किधर भी हम लोग डाल नहीं सकते, उसका एक प्लांट बनाना पड़ता है, वो भी उधर है। उधर डाके उसके ऊपर प्रक्रिया करके सुखा के वो कचरा सुखाना पड़ता है, कंपोस्ट पीट बनाने पड़ते हैं। और ये सब हमारा काम ये नगर पालिका में चला और एक अवेयरनेस लोगों में आ गई जी कि बाबा ये सब कचरा बाहर मत डालो। हाँ, तो इसमें हम लोग सफल हो गए। और आज जो गाड़ियाँ फिरती है उसके ऊपर हमने वो ये लगाए, स्पीकर लगाए। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारी घोषणाएं हमने दी। सुबह सुबह गाड़ी जाती है, लोगों को पता चलता है गाड़ी आती है, तो उसमें डालते हैं। तो बाहर डालने का जो परसेंटेज है वो 99% कम हो गया, 1% किधर तो रहा होगा। फिर भी लोगों में अवेयरनेस आ गया और उसी वजह से हमें ये अवार्ड मिल गया।
हमने सब बचत गट रहते हैं हमारे इधर, उसको काउंसलिंग किया। हर स्कूल में, हर कॉलेज में हम लोग गए, उनको काउंसलिंग किया। हर सोसाइटी में हम लोग गए, ग्रीन सोसाइटी हमने ये कॉन्सेप्ट लाया। हाँ। फिर हमने इधर से लोगों के ये करने के लिए, उनको जगाने के लिए उनको रैलियाँ निकाली। तो ऐसे बैनर लगाए, सब जो ये थे उधर पेंटिंग किया हमने। तो ये सब हमने इसमें किया गार्बेज फ्री सिटी कंपटीशन में, और उसका नतीजा हमको ये पुरस्कार मिल गया। अच्छा। तो हम लोग ये सोचते हैं हम 100% नहीं, हाँ हाँ, लेकिन 50% के ऊपर हम लोग इस नतीजे पे आ गए कि ये गार्बेज फ्री सिटी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और आपको खेड़े में अगर आप देखेंगे तो हर सुबह इधर साफ सफाई होती है, वो कचरा उठा के लोग लेके जाते हैं। और हमारे जो कारपोरेटर हैं उनका भी लोगों में, हर घर में उनका संपर्क रहता है। अगर किसी के घर के इधर अगर कचरा रहा या गाड़ी थोड़ी लेट गई तो भी हमको फ़ोन आता है और हम उधर गाड़ी भेज के उनका कचरा उनका उठाते हैं। अच्छा। तो ये सब मेहनत सब वो रंग लाया है, वो रंग लाया अवार्ड के रूप में। और वो रंग लाने में हमारे सफाई कर्मचारी है, बिल्कुल, हमारे इधर के नागरिक है, और हमारे सब कारपोरेट मिल के सब हमने अवार्ड। हमारे नगर सेवक है, आपके जो सीईओ थे यहाँ के, वो है, वो विभाग के जो अधिकारी है। बिल्कुल, इन सब का हक बनता है इस अवार्ड पे। तो ये बहुत खुशी की बात है खेड़ के आम रहने वाले नागरिकों के लिए कि आपके नगर अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा अवार्ड हासिल किया है। अब बहुत ही जल्दी नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, तो आइए पूछते हैं ज़रा तीखे सवाल। आपके जो विरोधक है शिवसेना के, उन्होंने सबसे पहले कुछ मुद्दे उठाए जो मैं एक एक करके शुरुआत करूंगा। उम्मीद रखता हूँ अब तक आपने जैसे कॉपरेट करके जवाब दिए ऐसे ही बिल्कुल जवाब दीजिए, क्योंकि विरोधक के सवाल होते हैं, उनकी एक भूमिका होती है, और ख़ास करके उनके 10 नगर सेवक हैं तो उनकी भूमिका थोड़ी ज़्यादा हो तो बुरा मत मानिए। पहला सवाल, खेड़ में कितने पार्क है ये 2 किलोमीटर के दायरे में? हमारे इधर एक तो प्रबोधन का ठाकरे और जिजामाता उद्यान, ऐसे 2 पार्क हमारे इधर है। और ये हमारा जो इधर जिजामाता उद्यान है उसका काम अभी चालू है, वो 8 करोड़ का है, उसका 2-2.5 करोड़ का काम हो गया है। उसके आगे सरकार बदल गई और पैसा हमको मिला नहीं, तो उसका आधा काम बाकी है। तो ये आपके सवाल पे मैं आऊँगा कि ये क्यों काम रुका हुआ है। और ऊपर का जो प्रबोधन का ठाकरे उद्यान है उनका काम, उनको पैसा मिल गया, उनका काम उधर चालू है, अभी एंड में उसका ओपनिंग हो जाएगा, वो अंतिम दिशा में उसका काम चल रहा है। तो 2 पार्क है, अभी 2 पार्क और बनाने का है, उसका भी मेरे पास एस्टिमेट वगैरह सब बन गया है। ये सब प्रक्रिया रहती है। अभी जो फिलहाल जो पार्क है, कौन से पार्क में कुछ मरम्मत हुई है? जैसे नाना नानी पार्क है, और फिर अंबेडकर जी का पुतला जो नगर पालिका के बिल्कुल बाजू में जो पार्क है, क्या ये 2 पार्कों में कुछ काम हुआ है? नाना नानी पार्क तो हमारे ही सत्ता में बनी है। अच्छा। और बाबा साहब अम्बेडकर की इधर जो अभी जो कुछ सुविधा मैंने की है, तो बीच में एक घटना घटी थी, तो उसके बारे में मैंने कॉग्निजेंस लेके, उधर अलर्ट लेके मैंने वो थोड़ी सी सुविधाएं उधर दी है। उधर CCTV लगाया, लाइट लगाया, उधर वो सिक्योरिटी गार्ड रखा। लेकिन ये 8 करोड़ का निधि लाने के लिए 2-2.5 करोड़ का काम होने के बाद आपने खुद जाकर निधि लाई या फिर यहाँ के जो विधायक है उनकी निधि का? वो तो आप पे जिम्मेदारी मेरी सत्ता थी उसमें। अच्छा। तो सत्ता मेरी थी, मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं हर किसी के पास जाके मैं पैसा ला सकता हूँ। अच्छा। मेरे कुछ ऐसा मेरा कोई दुश्मन है या पार्टी पॉलिटिक्स में कोई विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो टाइम में मैं वो लोग विधायक के पास गया था और वो पैसा मैं लाया था। वो मेरी सरकार ने, अगर मैं चाहता कि खेड़ का विकास न हो तो मैं नहीं जाता था। अच्छा। तो मैं गया, मेरे लिए मेरा पैसा मिल रहा है, तो मैं उधर से पैसा लाके वो पिछली मीटिंग में वो ठहराव डाल के, अच्छा, वो मैं प्रस्ताव किया था और भेजा था, इसीलिए पैसा आ गया जी। तो उसके बाद में ये ज़्यादा ये नगर पालिका में सत्ता किसकी है? अगर बहुमत है तो उन्हीं की है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव या ठहराव हम लोग मराठी में बोलते हैं, वो मंजूर करने की जिम्मेवारी उनकी रहती है। अच्छा। तो वो अगर
अलग तरह से के प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से वो गलत सोचते हैं या गलत बोलते हैं। अगर बहुमत उनके पास है तो हर प्रस्ताव या हर ठहराव इधर मंजूर होना मांगता है और डेवलपमेंट होनी मांगती है। तो इसके बारे में भी ये जो पार्क है जिजामाता उद्यान, तो उसके बारे में भी उसको ये सभागृह में आया था, तो ये 2.5 करोड़ का एक जो काम हमने निकाला, उसको अंतिम बिल देने के लिए, लास्ट बिल देने के लिए, उसको काम के लिए एक्सटेंशन देने के लिए वो ठहराव मंजूर करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो गए 4 साल में वो मैं उसको अगर अंतिम बिल के लिए मंजूर दे दे, यानी एक्सटेंशन के लिए मंजूर दे दे, तो वो करके यूथ सर्टिफिकेट लेके वो स्टेट गवर्नमेंट के अगर हम लोग देंगे तो आगे का निधि आपको नगर पालिका को मिल सकता था। बिल्कुल। ये मैं बार बार घसा खोल के मैं उनको पता रहा था। आप जानते, इसी तरीके से शिवसेना के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा जो ब्रिज के लिए जो निधि मिली थी, तकरीबन शायद से 7 करोड़ की निधि मिली थी, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट आया। उन्होंने कहा इसके आगे यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो काम, उनको जिम्मेदारी मिली थी, वो निधि के पैसे नगर पालिका को आए और उन्होंने जिम्मेदारी से वो काम पूरा नहीं किया, इसलिए अगला इंस्टॉलमेंट नहीं आया। तो सरासर आप पे आरोप लगाते कि आप काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने निधि लाया। उनका नॉलेज बहुत कम है, वो मेरे से पॉलिटिक्स में बहुत कम है, वो उम्र कम है, उसकी सोच भी कम है। वो अच्छा। अगर ठहराव देखेंगे इधर किसने विरोध किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने जानकारी ली नहीं है। अच्छा, उनका ही नगर सेवक ने वो काम के लिए विरोध किया है। हम तो वही कहते थे कि ये काम होना मांगते हैं हमने कारकिर्दी में। जो ब्रिज का जो काम है, हाँ, वो अम्बेडकर जी के पुतले के पीछे, वो काम क्यों अटका पड़ा, आप बताएंगे? वो उनके नगर सेवक ने विरोध किया है ना। वो आप ठहराव अगर देखेंगे, हाँ, तो वो ठेकेदार को अब एक्सटेंशन उन्होंने दिया नहीं, उनको मंजूर दी नहीं, तो ऐसे 5 बार मैं इधर लाया। हालांकि ठेकेदार भी उनका ही है, ये जो बोलते हैं विधायक, उनका घर का ठेकेदार है, अमृता कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो उनका है। तो मैं बोला कि बाबा ये उनको एक्सटेंशन दे दो, तो अगला निधि अपना खेल में आएगा। तो उन्हें 4 या 5 बार वो ये रिजेक्ट कर दिया और आज वो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विधायक की थोड़ी सी बुद्धि कम है, या उनकी सोच कम है, या उनको आगे बहुत जाके कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मेरे, यानी आपका आरोप है कि आप नगर अध्यक्ष होकर नहीं, उनके जो नगर सेवक है 10, हाँ। उन्होंने उसका विरोध करके वो काम पूरा नहीं करने दिया और इसके लिए वो आगे की निधि नहीं आ सकी। यस, ये कारण है। एब्सोल्युटली बराबर है। तो मैं ये आपको पेपर भी दिखा सकता हूँ मैं। वो ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, आपने आपके कारण दिए, उन्होंने अपने कारण दिए, तो जनता का फैसला है हाँ। कि वो किन्हें चुनेंगे और जनता क्या सोचती है इसके बारे में। वो बिल्कुल जनता दोनों इंटरव्यूज देखेगी। अब हम पूछते हैं, वो जो एक विमान, एक हमारे एक सैनिक ने एक विमान लाया हुआ है, मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोई लड़ाकू सैनिक का विमान हमारे खेड़ शहर में है तो हमारे लिए स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। बराबर है। बहुत अच्छी बात है, एक नगर पालिका के पार्क के बीचों बीच रखा है, लेकिन आपने क्या वो विमान की अवस्था देखे, कैसी है उसकी अवस्था? अभी जो पार्क का ओपनिंग जब होने वाला है, जब भी उसका भी ओपनिंग हो जाएगा, वो एक्चुअली विमान हिस्ट्री आपको मालूम होगी। कितना वक्त हुआ विमान आए? विमान आए 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, ज़्यादा हो गया। 2.5 साल से वो पार्क में है? हाँ, पार्क में उसको ऐसा हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उनका एयरफोर्स के लोग आते हैं। अच्छा। और इनके नाम से वो होता है। तो पहले से उसका कंट्रोवर्सी ऐसे कि इन्होंने ये प्लेन है वो चुराया था, जो खेड़ नगर पालिका हमने लाया था, जो शिवतर के जो लोग हैं उनके शौर्य के लिए हमको मिला था, और उसका सब जो कागज है वो हमने बनाया था। तो वो हमारा कागज चुरा के ये ऊपर वो डिफेंस मिनिस्टर था, उनके लिए 4 लेटर लिख के महीने लाया करके किया था। तो वो मेरे नाम पे आया था, वो लेटर भी नगर पालिका में ये है। बिल्कुल ये आरोप प्रति आरोप है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने लेके आए, बाद में आपने जाकर एप्लीकेशन दिए और आपने उसको कब्जे में अगर ऐसा होता तो वो मेरे ताबे में क्यों रहते, मेरे हाथ में क्यों रहते लाके? अगर उन्होंने लाया होता तो वो खुद रखते। अच्छा, फिर अगर वो जो आया था प्लेन, तो मेरे एयरफोर्स से मेरे को फ़ोन आ गया कि आपको प्लेन मिला क्या, आपने रिसीव किया क्या? मैंने किया नहीं, मैं आपको तो भेजा है। अरे भेजा है तो है किधर? तो इंक्वायरी लग गई ऊपर से। अच्छा,
अगर इंक्वायरी लगी तो फिर भी गुनाह दाखिल हो सकता है या कुछ जुर्माना हो सकता है, ये सोच के उन्होंने मेरे हाथ में वो दिया। और उसके बाद में एयरफोर्स की उसका सब टीम आ गई, उनके लिए भी उनका प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन आज की अवस्था वो प्लेन के बारे में मैं जानना नहीं, वो प्लेन को कलर देने का है। अच्छा, तो कलर हम लोग ऐसा कुछ इधर का दे नहीं सकते, बिल्कुल। उसके लिए भी उनका नॉर्म्स है, उसका भी टेंडर निकाला हुआ है, उनका कुछ पैरामीटर है। ये शौर्य के लिए दिया हुआ ये विमान है, तो उसका कोई भी ऐसा कलर लगा नहीं सकते यानी हम लोग। बरसात से उसे बचाने के लिए ना कोई शेड है ना कुछ। नहीं, ऐसा कौन सोचता है? ये अगर ये विधायक सोचता है तो ये गलत है, उनका सोच गलत है। आप जाकर देखो किधर भी विमान किसी पार्क में लगाया हुआ है, उधर कोई शेड है क्या? अच्छा, उधर कलर देते हैं उनका ऐसा कि वो एंटी रस रहे या मानसून के लिए अच्छा हो, ऐसा उनका कलर रहता है। वो इधर मिलता नहीं है, वो मंगाना पड़ता है और ऑथेंटिक लोगों से वो लगाना पड़ता है, तो उसका भी टेंडर निकाला हुआ है। टेंडर निकाला हुआ है। हाँ। तो उम्मीद है जनता को कि बहुत ही जल्दी वो विमान को कलर लगाया जाएगा और उसके लिए जो कुछ भी, वैसे तो वहाँ मरम्मत का काम चल ही रहा था। जब हमने वहाँ की शूटिंग की तो बिल्कुल देखिए वहाँ काम था, काफ़ी सारे कर्मचारी थे। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ का काम बहुत ही जल्दी हो जाए। तो बहुत ही स्वाभिमान की बात रहेगी कि हमारे नगर अध्यक्ष ने वो एक काम करके दिए। अब मैं चलता हूँ हमारे पहले तौसीफ खोज जी, आपको पूछना चाहूँगा कि आपने ये पिछले कोविड काल में आपने खुद से होकर जनता के बीच कितना जाकर आपने काम क्या किए? कोविड-19 जब आया और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जब पहली केस मिली वो मेरे वार्ड में थी, और जो पहली डेथ हुई वो भी मेरे ही वार्ड में थी। मेरा वार्ड 28 दिन कंटेनमेंट जोन था, एक भी आदमी वो वार्ड का बाहर नहीं आ सकता। हमने 28 दिन, हमने नगर अध्यक्ष ने मिलके 28 दिन वो वार्ड में हर चीज़ घर तक पहुंचाए। उसके बाद कोविड का थोड़ा ये हुआ, उसके बाद वैक्सीनेशन आया। वैक्सीनेशन भी हर एक को इन्फॉर्म करके उनको हमारे समाज में जो लोग हैं उनको थोड़ा वैक्सीन लेने से डरते थे, उनका माइंड फ्रेश करके वैक्सीन कैसी है वो सब बता के उनका भी माइंड फ्रेश करके उनको भी हमने वैक्सीन दिलवाई। दोस्तों, ये तौसीफ खोज जी है, इनके बारे में थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 12 साल के बाद हिंदुस्तान अमेरिका से लौटा तो नगर पालिका में जो सबसे पहले नगर सेवक थे जो मेरे पास आए और पूछे आपकी क्या समस्या है, वो ये तौसीफ खोज जी है। तो आपका अच्छा काम है, बिल्कुल आपको उसके लिए कहा जाएगा। और जब एक स्कूल में कोविड वैक्सीन दी जा रही थी उन लोगों के लिए जो बाहर के देशों में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, और वो वैक्सीनेशन सेंटर में मैं आपको दूसरी बार मिला था। तो आपको शुक्रिया कि आप हमारे शहर को अच्छा बनाने में खुद मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा बताइए, आपने आपका और एक बार परिचय दीजिए हमारी जनता को और बताइए कि आपने कोविड काल में खुद से होकर जनता के बीच उतर के क्या किए। और मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हमने हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक को पूछे कि क्या आप जनता के बीच में उतर के कुछ काम किए ग्राउंड लेवल पे, तो मैं ये नहीं समझता ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना ज़रूरी है। उन्होंने बल्कि जवाब ये दिया कि मैंने सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो पहुंचा दी, मुझे ग्राउंड लेवल पे जाना ज़रूरी नहीं है। ये हमारी जनता वो वीडियो देखेंगी। आप बताइए, क्या आप ग्राउंड लेवल पे उतरने में बिलीव करते या नहीं? ज़रूर, जो आप सवाल वो पूछा है, जो आदमी ग्राउंड लेवल से काम करता है ना, वही उसका ही काम विधायक रहता है। जो वो भी उसको भी मैं बोलता है कि जो ऑफिस में काम के जो सबको बताता है ये काम करना वो काम, उसका भी बड़ा वो भी काम अच्छा है। लेकिन क्या है, जो मैं कोविड में भी काम किया है, जब इधर कंटेनमेंट जोन था, जो नगर अध्यक्ष था, हमारे नगर सेवक थे, उनके साथ में हम सब जब कंटेनमेंट जोन में सब्जी पहुंचाना, यानी राशन का देने का, जो मेडिकल है वो सब ने हमको नागरिक को मोबाइल नंबर दिए थे हमारे। उनको हमने बोला था कि तुम घर से बाहर मत निकलो, जो चीज़ चाहिए हो तुमको हम घर में पहुंचाएंगे। वैसा हम कम से कम अभी 1 साल तो किया। जब वो कोविड समझो बढ़ती है तब तक हम उनको पहुंचा देते। डरने लगता था लोगों से मिलने में उस काल में, जब पहला लॉकडाउन था, यूके स्ट्रेन आया था, इतनी बड़ी डरावनी चीज़ें थी हमारे सामने। मैं क्या बोल रहा है, एक दिन तो जाना ही है आदमी को, तो काम करते जाएगा तो क्या अच्छा है। वो हमारे जब से मैं 90
यानी 90 साल से, यानी कभी 1990 तब से मैं काम कर रहा है इसमें। यानी मैं वो टाइम में 16-17 साल का था, तब से मेरे को मालूम है कि सेवा करने का है। तब से मैं ग्राउंड लेवल से सेवा करता है। अभी वैभव जी खेड़ेकर है, उनके सब चाबी में नगर सेवक हुआ है, और नगर सेवक होने के बाद मेरे को और संधि मिल गया कि काम करने की, और मुझे जितना काम करने का रहता है उतना मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को फ़ोन समझो नहीं आएगा किसी का काम का, तो मेरे को ऐसा लगता है आज काम नहीं है क्या। तो जैसे हम हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों, इनको हमारे कोविड वॉरियर्स कहते हैं, वैसे ये नगर सेवक भी बहुत दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम में से ये चुन के आए, हम इतना ध्यान नहीं देते कि ये भी लोगों के बीच जाते हैं। उस परिस्थितियों में अपने जो वार्ड के लोग हैं और कोविड की स्थिति में वो अपने फैमिली को खतरे में डालकर लड़ते हैं। तो आपको बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच उतरे और ये बहुत ही अच्छा काम किए। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कोविड काल में आपका जो एरिया था, आप जिस वार्ड से है, वो एरिया में कुछ लोगों के साथ कोई घटनाएं हुई या कुछ आप कोई एक एक्सपिरियंस शेअर कर सकते हैं? प्रथम म्हणजे काय, सगळी जरा घाबरत मी त्यांच्यासाठी, म्हणजे कसं प्रथम आम्ही वॅक्सिन घेतलेली, त्यांना सांगा तुम्ही बाहेर पडू नका, तुम्हाला जे लागेल ते आम्ही आणून देऊ, घर म्हणजे असं आम्ही त्यांच्यासाठी भरपूर भय केलेलं। तो घर पहुँच, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं जब दूसरी बार इंडिया आया था कोविड काल में सिर्फ बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों से लोग घर नहीं गए थे, बाहर गाँव से भी लोग डर के अपने वतन वापस आए थे। उनमें से एक मैं मिसाल हूँ। तो मैं खेड़ इस शहर में 14 दिन क्वारंटाइन था। मेरे घर पर रोज़ एक नगर पालिका की एक लेडी है जो घर पर आके दरवाजे पर लिखे हुए थी, हर दिन आकर साइन करती थी, पूछती थी आपकी तबीयत कैसी है। तो ये मैंने खुद ने पर्सनली उसका बेनिफिट उठाया। वो ध्यान रखते थे कि मैं कहीं घर के बाहर ना जाऊँ। आस पड़ोसियों को बोलते थे अगर ये बाहर चले जाएंगे तो आप प्लीज़ नगर पालिका में बताइए। तो मैंने खुद नगर पालिका की सुविधाओं को हासिल किया। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें घर पहुँच हुई, लोगों की मदद हुई, ये बहुत ही अच्छा था। आप कुछ शेयर करेंगे आपका कोविड काल में आपने कुछ किए, कुछ अस्पताल कधी गए आप? हॉस्पिटलमध्ये गेली मी, पण वैभव साहेबांची परमिशन घेतली आणि पेशंट घेऊन गेली होती मी स्वतः। ओके। हां, आणि माझा आणि तौसिफचा एरिया अर्धा आला होता। अच्छा। त्यामुळे माझा पण एरिया बंद होता। मी घरपोच साहेबांनी मला भाजी, दूध, बिस्किट लहान मुलांसाठी किंवा दूध, पाणी, औषधं हे पोचवण्याचं काम मी रेग्युलर केलेलं आहे। रोजच्या रोज रात्री 10 वाजेपर्यंत 12 वाजेपर्यंत फोन आला तरी आम्ही कामं करत होतो। मी आणि माझे मिस्टर स्वतः सब्जी घेऊन त्या एरियात आम्ही लोकांपर्यंत पोचवली। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये है असलियत में जब लोग ग्राउंड लेवल पे आके काम करते हैं। ऐसे नहीं जिस तरीके से हमारे विधायक इस खेड़ दापोली मंडनगढ़ के जो विधायक हैं उन्होंने कहा मुझे ग्राउंड लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही गलत शब्द था, लेकिन उनकी अपनी सोच है, जनता उसका जवाब बिल्कुल देगी। शिवसेना पार्टी के उनके बिल्कुल यहाँ नगर सेवक है। अगर उनके नगर सेवकों ने मेहनत की है तो बिल्कुल उनका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ये कहना उनके पार्टी के जो प्रमुख है वो बिल्कुल गलत बात है। तो वैभव जी, आपको और कुछ बिल्कुल अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे तौसिफ जी? ने अभी ग्राउंड लेवल की बात की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे बॉस है, ये हमारे बॉस है। ये ऑफिस में बैठ के बोल सकते ना, इधर सब्जी पूछा, उधर क्वारंटाइन जोन में कोई आया तो देखो। इनको क्या जरूरत थी ग्राउंड लेवल पे काम करने की? ये बॉसिंग कर सकते थे ना, लेकिन ये मिट्टी से जुड़े आदमी है। अच्छा। इसलिए इनसे जनता प्यार करती है। अच्छा। ऑफिस अगर रत्नागिरी का काम है तो ये ऑफिस में बैठ के कर सकते, लेकिन इधर ग्राउंड लेवल पे इधर अभी आदमी को जरूरत है इनकी। अच्छा। पानी पूर्व परिस्थिति आई थी, कोविड काल था जो अभी चिपळूण खेड़ में जो अभी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में, फयान 2 बार तूफान आया था। तो ये घर बैठ के कुछ नहीं, वो जिसके घर में तूफान से डैमेज हुआ है, जिसका घर उजड़ गया, उधर जाके उनका हाल जानना जरूरी है। सब चीजें ऑफिस से नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए ग्राउंड लेवल पे काम करना जरूरी है। हमारे वैभव जी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया, इसलिए 15 साल सत्ता दिए उन्होंने, लोगों ने उनको, और 25 साल देंगे। और ये
ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे पहले और कुछ बहुत ही तीखे सवाल है वैभव जी। उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे ही संयम थोड़ा रखिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं आपके ऊपर। पिछले कई महीनों में और पिछले 1-8 सालों में मैं खुद मीडिया फॉलो कर रहा था और मैं जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आरोप बनाए भी जाते हैं, हकीकत में भी होते हैं। तो आप पहले ये विषय पे बताइए, जो सबसे पहला आरोप था वो डीजल चोरी का था कि नगर अध्यक्ष की गाड़ी में मैं जो यहाँ के विधायक हैं वहाँ के शब्द बताऊंगा। योगेश कदम जी ने बताया था नगर अध्यक्ष जी के गाड़ी में उनका नंबर प्लेट था, वहाँ डीजल चला गया। उनके जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी और मनसे के, उनके गाड़ियों में डीजल गया, उनके बाइकों में भी डीजल गया। बाइक में डीजल जाता है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा कहा है। शायद उनका मतलब गलत कुछ और होगा कि शायद बाइक नंबर प्लेट डाला गया था, लेकिन उस जरिए लिया था। तो इसकी सच्चाई क्या है, बिल्कुल आप दिल खोल के बोलिए। 25 साल इनको सरकार इधर चलाई, हाँ, ये लोगों यानी रामदास कदम जी ने 90 से लेके 25 साल इधर सत्ता इधर चलाई। बिल्कुल। 1 रुपया ये सिटी के लिए दिया नहीं। अपने क्या बोलते हैं उसको, उनका फंड रहता है, उनके फंड से 1 भी रुपया दिया नहीं। और दूसरों के फंड से आया था, लेकिन अपने जेब में से 1 भी रुपया दिया नहीं। अच्छा। और ये सब मेरे पार्टी को मांगता है या मेरे लिए मांगता है ऐसा करके। और जो भी अगर कार्यकर्ता बड़ा हो जाए, उसको आगे उनसे आगे थोड़ा जाए, तो उनका पाँव काटने का काम इन्होंने किया। अच्छा। तो ये पार्टी बनी 2007 से, और मैं आगे आगे चलता गया। लोगों में परिवर्तन लोग चाहते थे। लेकिन वैभव जी, सवाल ये है कि आप अपनी गाड़ी में सरकारी पैसों से डीजल क्यों भरवाते हैं? वही उसमें, अच्छा, वही सवाल पे आता हूँ मैं। तो इन्होंने सत्ता काल में ये सब किया, दूसरों को आगे जाने नहीं दिया। और सत्ता इसलिए इनको चाहती थी कि ये अपने लिए कुछ करे। तो इनके 100% इधर बहुमत में सत्ता थी, तो इन्होंने इधर शिवतेज के लिए इधर अच्छा जो जमीन का टुकड़ा है वो अपने संस्था के ऊपर लिया। अच्छा। आज उधर बिल्डिंग बनाया और खुद के लिए वो उसका यूज कर रहे हैं। ऐसे तो वो खेड़ेकर ने किया नहीं। मेरे 5-15 साल सत्ता इधर, मैं किसी भी जमीन का टुकड़ा लिया मैं बिल्डिंग पे बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आप ये डीजल का सवाल डीजल के बारे में। तो इन्होंने ये सब जो आरोप किए, ये चुनाव सामने रख के किए गए। 4.5 बरस में उनको एक भी ऐसा कुछ मिला नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ करे। और जनता का प्यार भी मुझसे कम नहीं हो रहा है, ये देख के। ये इनके स्टेट में उनकी सत्ता है, और ये मंत्री होने के कारण उनको ये सब सरकारी अधिकारी उनके ऊपर दबाव है। अच्छा। और ये सब करके ये सब झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए। और ये सोचते थे कि अगर इनको ये मैदान से न हटाए तो ये जीत सकता है, तो टेक्निकली दृष्टया इनको हटाए। अच्छा। तो ऐसा इन्होंने प्लान रचा था, लेकिन ये सब इनकी ये हो गई, क्या चिल्ली उड़ गई। नहीं, ये सब तहकीकात हो गई इसकी सब। अच्छा। और जिलाधिकारी की इधर एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई थी। उनके कौन से भी अहवाल में, कौन से रिपोर्ट में वैभव खेड़ेकर गिल्टी नहीं है। अच्छा। तो ये सब मैनिपुलेट करके लोगों के सामने बताने का कि मैं ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो लोगों में वो ये है कि सोच है कि वैभव खेड़ेकर क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकता। वैभव जी, अभी आपने बताया मैंने कोई जगह नहीं ली, बिल्डिंग नहीं ली है। उन्हें सरासर आरोप लगाए कि आपने आपकी वाइफ के नाम पर 5 फ्लैट बुक किए एक बिल्डिंग में, जिसके सामने एक पूल बनाया गया था। वो कोई समाज की निधि के लिए पूल के लिए पैसे लाए गए थे। आपने अपने वैयक्तिक फ़ायदे के लिए वो पूल का काम कराया और 5 फ्लैट आपके वाइफ के नाम पर बुक कराया गया। उनको पूछा आपके पास क्या दस्तावेज़ है, तो उन्होंने बोले हाँ बिल्कुल उनके वाइफ के नाम पर बुकड है। तो आप बताइए वो 5 फ्लैट कहाँ से आए? सवाल ये रहता है कि अगर फ्लैट लेना हो तो खरीदी बिक्री का व्यवहार होता है। उनका कहना है ये ज़मीन, ये बिल्डिंग इनकी है और इनके लिए इन्होंने ये ब्रिज किया। तो ये विशेष घटक का ये ब्रिज रहता है, वो एक समाज के लिए बनता है। तो ऐसे सिफारिश देने का नेताओं का काम रहता है।
अच्छा। कि वह इधर ब्रिज बनाओ, उनके लिए एक सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का। जैसे वो डीपीडीसी में उनका मंजूरी होता है और वो पालक मंत्री रहते हैं उसके अध्यक्ष और सचिव रहते हैं उनका कलेक्टर। तो वो सब उनका डिपार्टमेंट आके इधर तहकीकात करके फिर उसका प्रस्ताव बना के उसको मंजूरी दे दी और बाद में उसका बीएनसी के डिपार्टमेंट के साथ में उनका टेंडर निकाला, एजेंसी ने नेमी, उसने एजेंसी उसको काम दिया, वो हुआ, वो है, वो एमडीआर है तो उधर। है आपके पास 5 फ्लैट है वो बिल्डिंग में? 5 फ्लैट है, कौन सा ऐसा, वो सब इधर जो इन्होंने जो पेपर रखे वो भी फेंकते और तो वो फ्लैट है या नहीं है? नहीं है ना, फ्लैट नहीं है? नहीं है। तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाए 5 फ्लैट है हमारे पास, अरे कागजात है उसके। कागजात होते तो वो तो हर बार में ऐसे बोलते हैं। उन्होंने तो पहले वो तो बोला था 75 लाख का उन्होंने घोटाला किया है, अच्छा। और फिर बाद में उधर जिलाधिकारी में वो बोलते हैं वो 2 लाख के ज़्यादा डीजल उन्होंने उनको डीजल यूज करने की परमिशन गवर्नमेंट दी है, फिर भी ज़्यादा उन्होंने किया है। अच्छा। और जो बाकी के आरोप लगाए कि वो ये अननोन गाड़ी में भरा है, वो आप पैसा, वो आप तहकीकात करो। तो इनकी डबल पॉलिसी है, लोगों के सामने एक बताने का और अंदर एक अलग से है। तो ये सब 25 साल जनता इधर जानती है। तो ऐसा कोई डीजल का कुछ घोटाला हुआ नहीं है, ना ही उसका कोई का फ्लैट का हुआ है, ना ही कोई वो ब्रिज का हुआ है। ये थोड़े बड़े लोग होने के कारण वो थोड़ा बड़ा आवाज करते हैं। अच्छा। और उनके जो अगल बगल रहते हैं उनको वो सच लगता है। अच्छा। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती तो अगर ये बोलते थे कि ये डिस्क्वालीफाई होने वाला है तो आज तक मैं अपने पद पे हूँ। बिल्कुल। तो उनकी हिम्मत क्यों नहीं है उन मेरे और को शायद उसके लिए उन्होंने कहा था, कोर्ट में केस भी चल रहा है वो विषय पर। तो बिल्कुल जनता के पास अगर जो सच्चाई है वो आज नहीं तो कल आपके कार्यकाल में या आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद बिल्कुल सच जनता के सामने जाएगा। ये कोर्ट कचहरी का मामला है तो बिल्कुल न्यायालय को उसका काम, उनका काम करना क्या इंतज़ार हमें बिल्कुल करना अभी चाहिए। इनके बारे में वो कोर्ट का विषय नहीं है, ये अच्छा। यूडी डिपार्टमेंट का है विषय। अच्छा। जो ये बोलते हैं छाती ठोक के मैं उनको घर में भेजूंगा, तो अभी किधर गए उनका वो भीष्म प्रतिज्ञा, किधर गई उनकी? अच्छा। या ऐसा कोई छोटा कार्यकर्ता अगर हो तो उसका वो पॉलिटिक्स में निकालना, उसको ख़त्म कर देना, ये इनकी कार्य पद्धति है। अच्छा। तो वो गलत है। और अगर ये ऐसी बात करनी छोड़ेंगे नहीं तो उनकी पॉलिटिकल जो करियर है वो भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। तो कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, वो अपने बल पे बड़ा होता है। उनको ऐसा ख़त्म करने की भाषा वो कहते हैं वो गलत है। और उनको जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं सक्षम हूँ और उनको जवाब मैं देता रहूँगा। बिल्कुल। एक जगबुड़ी नदी है हमारे लिए, तो स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। हमारे पास एक नदी है जगबुड़ी नदी, जो कुछ साल पहले बहुत ही गंदी थी। मैं खेड़ आया था 2019 में और तभी संजय कदम जी जो यहाँ के विधायक थे उनका इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल नदी किनारे ही लिया था क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी थी। तो मैंने ये पूछा कि यहाँ गंदगी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया था जो लोटे पे जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ का केमिकल बैकडोर से आके वो नदी में मिल जाता है। यही सवाल जब मैंने योगेश जी को पूछा कि उनके जो पिताजी शायद से पर्यावरण मंत्री थे, तो ये ऐसा कैसे हुआ उनके ही एरिया में जहाँ वो रहते वो नज़दीकी एरिया में ऐसा कैसे हुआ? तो कहते हैं कि उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, उसमें जो आपका मटन मार्केट है, जो नगर परिषद का मटन मार्केट है, उसका गंदा कचरा वो नदी में फेंका जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत उनकी सोच है। ये हमारे मटन मार्केट में जो व्यवसाय करते हैं वो हमारे इधर स्थानिक आदमी है, तो ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो डालते हैं। सरासर ये गलत है। उनका भी कचरा हम लोग गाड़ी में से उठाते हैं। अच्छा। मैं उनको बोला उनकी सोच, उनका दिमाग थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कुछ समझ के बात करनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है कि ये जो नदी खराब है वो ये इनके कार्यकाल से है। वो अच्छा। सवाल हमको पूछते हैं। अच्छा। तो हम लोग उसके ऊपर काम किया। मैं जब से ये कुर्सी पे मैं बैठा, जब से मैं नदी साफ करने के लिए टेंडर निकाला मैं। अच्छा। ये हमारे यासिन मनियार है। अच्छा। वो एब्रॉड से आए थे। बिल्कुल। तो मेरे को बोला इसमें मेरे को थोड़ी सी पहचान है, जब मेरे को मालूमात है, तो बोला आप ये काम करो। तो गए 4 साल उधर ये हमारी नदी सब क्लीन है,
वो जो कचरा डालते थे नदी के इधर, वो भी हम लोग उधर डालना बंद कर दिया, उधर लोगों के ऊपर एक्शन लिया। अभी हमारा कचरा सब डंपिंग ग्राउंड में जाता है। अच्छा, तो नदी जो 100% खराब थी, तो अभी एक 10% खराब हो सकती है। ऐसा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि और जो लोग आगे की जो गांव है, उनकी डंपिंग ग्राउंड वैसी नदी में है। बिल्कुल। तो भर्ती के दौरान वो सब कचरा आगे आता है, और वो सब जो बिल है, यानी कि सब जो वो नगर पालिका के ऊपर। तो गंदगी कहाँ की आती है नदी में? गंदगी वही ना, वही डंपिंग ग्राउंड, वो जो 2-4 गांव है आगे, उनका डंपिंग ग्राउंड नदी में ही है, उनका डंप वो नदी यानी में। खेड़ नगर पालिका के हद के बाहर आता है, हद के बाहर आता है वो, और वहाँ से जो कचरा है हाँ, वो वो भर नदी में के- आकर बह के यहाँ आ जाता है। वो हमारे इधर रुकता है। बिल्कुल। तो लगता है ऐसा है कि ये नगर पालिका का है। अच्छा, तो उसके ऊपर जाके मैं उधर देखा, उधर स्टिंग ऑपरेशन किया, वो सरपंच को बोला। फिर अभी उनका थोड़ा सा ये जो लेवल है, प्रमाण है, वो कम है, लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस आ गई। हर लोग जो लोग जाते थे, हमारे हिंदुओं में लोग वो भगवान का कुछ ये था, फूल वगैरह, वो भी नदी में डालते थे। जैसे हमारे गणपति उत्सव है, वो भी निर्माल्य हमारा रहता है, वो भी डालते थे। लेकिन अभी हम लोग जब ये बैठे हैं, जब से अभी ये बंद हो गया, ये हमारा घर का वेस्ट भी कोई लोग उधर जाके डालता था, लेकिन अभी लोगों में अवेयरनेस आ गया और नदी में कोई कुछ डालता नहीं है। अभी हमारा मटन मार्केट का नया हाइजेनिक मटन मार्केट बनाने का इरादा है। अच्छा, तो उसका डिज़ाइन भी मेरे पास है, और ये मटन मार्केट आज का नहीं, इनके कारकिर्दी से, अच्छा, इनके कारकिर्दी से थोड़ा बहुत उधर कुछ हो सकता है ना, ऐसा नहीं। हाँ। फिर भी हमारे उधर 2-4 NGOs है, उसके ऊपर काम कर रही है, जैसे अलसफा है, उधर 2-4 और NGOs है, वो उनके ऊपर काम करे। हम लोग उनको सहकार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग सब मिलके ये नदी का होने वाला जो कुछ कचरा है, प्रदूषण है, वो हम कम करने के लिए सक्षम है। तो अभी ये हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये तो खेड़ शहर की जनता ही फैसला करेगी कि वो आसपास अपने कितने कचरे की गाड़ियों को देखते हैं। अगर कचरे की गाड़ी हमेशा आती है तो बिल्कुल आपको फिर से वोट मिलेगा, आप फिर नगर अध्यक्ष बनेंगे, और आप ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे तो फिर नगर सेवक बनते रहेंगे। तो जनता ही देख रही है कितना कूड़ा कचरा साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये सिर्फ आरोप है। ये आपका ही फैसला है, आप ही इस शहर में रहते हैं, आपका वोट बहुत मायने रखता है। तो सोच समझ के अपना वोट खर्च कीजिएगा। और मैं शायद ये सुना हूँ कि अगला जो नगर पालिका का जो कुछ ही महीनों में अभी इलेक्शन होने वाला है, इसमें नगर सेवकों की जिसकी संख्या ज़्यादा है वो नगर अध्यक्ष बनने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा आपने हम सुना लोग वैसे तो 3 चुनाव लड़े हैं हम लोग, है? अच्छा, हर दिशा में, हर परिस्थिति में लड़े हैं। वैसे तो पहला जो हमने चुनाव लड़ा था, वार्ड सिस्टम था, सिंगल वार्ड। अच्छा, तो उसने भी हमने चुन के आके सरकार बनाई थी 2007 में। 2011 में प्रभाग सिस्टम आ गया, यानी 4 मिलके एक प्रभाग आ गया, अच्छा, और वो उसमें सरकार हमने बनाई, अच्छा, और वही बहुमत में आके वो सरकार बनाई। फिर ये जनता में से नगराध्यक्ष आ गए, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो वो भी हमने चुनाव लड़ा, वो भी चुन के आ गए। अच्छा, तो हर दिशा में, हर परिस्थिति में हम लोग प्रिपेयर है। हम लोग लोगों से जुड़े हैं, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है, लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है कि ये लोग कभी भी जाओ, उनको फोन करो या बुलाओ, ये आते हैं। ये ऑफिस में बैठ के सूचना करने वालों में से नहीं है, ये खुद उतर के अपने पास आने वाले। तो ऐसे लोग ये खेड़ के सिटी के जनता के लिए चाहिए। तो निश्चित ये अगर चुनाव आता है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ना हमारे पास पैसा है, ना कुछ है, ना विरासत है, लेकिन हमारे लोगों का हमारे ऊपर प्यार है, हमारा काम है। तो लोग हमको चुन के देंगे, ये 100% हम यह कहते हैं, और सरकार हमारी बनेगी, ये भी हम लोग यहाँ बोलते हैं। वैभव जी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। अब आपको अच्छा लगा आज मिल के, आपके जब ऑफिस में आया, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस दिखा। अगर कोई इंसान बहुत ही मेहनत करता हो, कम स्तर से ऊपर आता हो अपने मेहनत और लगाव से, और उसका ऑफिस अगर बहुत खूबसूरत हो तो देख के अच्छा लगता है उस इंसान को उस पद पर। जैसे नरेंद्र मोदी जी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, उन्होंने बहुत एक कम कार्यकर्ता से मेहनत कर कर के ऊपर आए। तो उनके कपड़ों के ऊपर अगर कोई बोले तो वो विरोध मुझे बहुत ही गलत लगता है पर्सनली। तो ऐसे ही आपके ऑफिस की कैबिन के ऊपर योगेश जी का कहना है कि जो खेड़ नगर पालिका की
जो इमरजेंसी फंड्स है 15%, वो उसके पैसे इस्तेमाल करके तकरीबन 15-20 लाख पैसे खर्च करके आपने वो कैबिन बनाया। उसके बारे में बताइए, कैबिन कैसे बनी, बिल्डिंग और वो कैबिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या ये आप समझते हैं? ये मैं नगर पालिका में बैठा था, जब भी कोई देखा नगर पालिका का केबिन का या हर किसी का व्यवस्था देखा तो ये गलत था। ये मैं बैठा था, उधर भी बारिश का पानी नीचे आता था, 2-4 बार शॉर्ट सर्किट हुआ था, और ये ऐसे बहुत सी ये थी, वो रस्टेड हुआ था। तो लोग आते थे, वो एक अलग माइंडसेट लेके आते थे ये नगर पालिका में। ये क्या करेगा नहीं, नगर पालिका ये सरकारी कचेरी है। अच्छा। तो इनका भी माइंडसेट ऐसा ही है। तो मैं उनको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना चाहता था कि यहाँ भी अच्छा काम होता है, आप अगर आएंगे तो पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता था मैं। अच्छा। तो इसीलिए मैं ये केबिन बनाया। अच्छा। लेकिन जिनका सोच अलग है, जिनका दिमाग अलग है, तो ये ऐसे ही सोचते हैं। मेरे हर काम, अच्छे काम में इन्होंने विरोध किया है। मैं लोगों के लिए बीमा लाना चाहता हूँ। अच्छा। चाहता था कि हर लोगों के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़े, बिल्कुल तो उनके लिए कुछ, अगर हम लोग प्रीमियम भरेंगे नगर पालिका, तो उनके लिए कुछ पैसा मिले। इसलिए इन्होंने इसको विरोध कर दिया। मैं जनरेटर लेना चाहता था पानी के लिए, जो लाइट जाती है तो लोगों को पानी आने में दिक्कत होती है। अच्छा। वो ऑटो स्टार्ट हो या वो पानी आए, उनके लिए इन्होंने विरोध किया। मैं जब भी डस्टबिन लाने का बात कर रहा था, तो वो पहला मैं जब भी बैठा था, जब भी तो डस्टबिन लाने के लिए विरोध कर दिया। तो क्या वो इमरजेंसी फंड्स के पैसे से कैबिन बनाई गई? नहीं, वो तो नगर पालिका के फंड है, इमरजेंसी का ऐसा कुछ यानी नगर पालिका के फंड? ये सब नगर पालिका फंड्स के थ्रू सब काम होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। अगर नगर पालिका के फंड से एक अच्छी कैबिन बनाई जाती है, जो इनकी प्राइवेट कैबिन नहीं है, जनता जाकर वहाँ बैठती है, क्योंकि मैं जब इनके कैबिन में आया था बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो वो कैबिन इनके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, जनता के लिए है। ये अपने घर में वैसी बनाते तो बात अलग होती, ये जनता के लिए बनाई है। तो फिर वापस ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस कैबिन को किस नज़रिए से देखते हैं। तो वैभव जी, आज के बारे में एक मैं आप बताता हूँ, आपको थोड़ा सा बीच में रोकता हूँ। ये मेरे घर की केबिन नहीं है, ये केबिन जनता की है। मेरे आगे जो नगराध्यक्ष आएगा, जो प्रेसिडेंट आएगा, वो उधर बैठेगा, ये गवर्नमेंट की है। तो जो सोने का चमचा लेके आया हुआ वो पॉलिटिक्स में, वो सोचता ऐसा है। बिल्कुल। तो वो उनकी सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल। और इनके जो कारपोरेटर हैं, उनके भी दिमाग थोड़े ऐसे ही है। तो उनका थोड़ा सा शिविर लेके उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है कि अपने को सिटी के बारे में क्या करना है वो सोचने का उनका दिमाग होना मांगता है, ना कि वैभव खेड़ेकर को विरोध करे। वैभव खेड़ेकर को विरोध करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर आप वैभव खेड़ेकर को विरोध करके आप जनता का विरोध कर रहे हैं, अच्छा, तो जनता आपको आपकी औकात दिखाएगी ये निवडणूक में, ये चुनाव में। ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो फिर हम जिस बंगले से आए, जो एक मंडनगढ़ एरिया से कुछ 8 किलोमीटर शेवाड़ी गांव से अंदर आता है, जो कि बहुत ही आलीशान बंगला था हमारे यहाँ के विधायक का। तो बिल्कुल वो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो वो आलीशान पॉश लोग कहलाए जाते हैं, और ये सादे नगर अध्यक्ष है, लेकिन सादे कहना बिल्कुल गलत रहेगा। ये मेहनती नगर अध्यक्ष है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फ़ैसला आपका है, आप इस शहर में रहते हैं और आपका निर्णय होगा। तो दोस्तों, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सब यहाँ बैठे, बिल्कुल काफ़ी वक्त दिया हमें, और आप सबको मुबारकबादी कि आपके शहर को एक स्वच्छता का अवार्ड मिला, और बिल्कुल जनता आपके काम को देख रही है। धन्यवाद। थैंक यू अजीम भाई, थैंक यू।